हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 12th का लेसन 2। इसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से सारे डेरिवेशन, सारे परिभाषा को और सारे फार्मूलों को बताया गया है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारा जो पहला हेडिंग है वो है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो डिफिनेशन होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत अभिवाह, और विद्युत अभिवाह को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है आपको लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र होगा और किसी तल से, कोई भी तल हो, चाहे लंबवत ले लेंगे चाहे समांतर ले लेंगे, अभिलंबवत गुजरने वाली, जो उससे लंबवत गुजरने वाली रेखाएं होगी, उन्हीं रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स या विद्युत अभिवाह कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। आपका डेरिवेशन मतलब जो परिभाषा होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको आगे भी लिखना है। क्या लिखना है कि इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स को का प्रतीक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का प्रतीक आपका है फाई ई से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल क्या, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जब आप लोगों को पता होगा कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों को जानना होता है वो सदिश राशि होती है। अदिश राशि में केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। यही इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या क्या और जानना जरूरी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कुछ नोट लिख लो यहाँ पे, कुछ पॉइंट है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य हो सकता है। तो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स का मान हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो आपको बताना है ये सभी, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्या है कि विद्युत बल रेखाएं यदि बाहर की ओर जाती हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक होगा। जब हम डेरिवेशन बताएंगे तो उसमें फिगर से आपको समझाएंगे कि कब बाहर रेखाएं जाती हैं और कब अंदर रेखाएं रुक जाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं यदि बाहर की ओर रेखाएं जब जाएंगी तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो धनात्मक होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर विद्युत फ्लक्स की रेखाएं बाहर की ओर ना जाके अंदर की ओर आए तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, आपको इतना ही पता करना है कि धनात्मक कब होगा? जब बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी तो धनात्मक होगा। जब बल रेखाएं अंदर की ओर रहेंगी या अंदर ही रहेंगी तब विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है और हमारी बुक में इसका सोल्यूशन भी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे क्वेश्चन मिला था कि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक कब होगा। तो ऑप्शन आपका यही था कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाएंगी, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल रेखाएं जब बाहर की ओर जाती हैं तब धनात्मक, जब अंदर की ओर आती हैं तब ऋणात्मक होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका सूत्र देख लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होगा, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो है आपका फाई ई। तो फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए। फाई ई बराबर का फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए। आपको पता है जब वेक्टर हटता है तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वेक्टर ई डी ए यहाँ पे लिखा है। जब वेक्टर हटता है तो यहाँ पर इसके साथ कॉस थीटा आ जाता है, तो ई डी ए यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे कि आप एक फार्मूला पढ़ते होंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में जब वेक्टर हटाते थे तो ए बी कॉस थीटा यहाँ पे लिख देते थे। तो उसी फार्मूले से रिलेटेड ये चीज़ है। इसके बाद क्या जानना है? इसके बाद यहाँ पे देखो हमने वेक्टर हटा दिया। वेक्टर हटाने के बाद इसका मान क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। जहाँ ई आपका क्या है? तो जहाँ पर ई आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अगर डी ए की बात कीजिए तो डी ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जहाँ ई आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा। हम यहाँ पे थीटा की दो कंडीशन होती है। यदि थीटा बराबर 0 अंश रखा जाए, जब थीटा बराबर 0 अंश होगा अर्थात पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। जब थीटा 0 अंश होगा तब विद्युत क्षेत्र जो होगा पृष्ठ का वो लंबवत होगा, तब अधिकतम मान प्राप्त होता है।
तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए, और कॉस यहाँ थीटा की जगह पे 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान आपको पता ही होना चाहिए कि कॉस 0 अंश का मान होता है 1, और 1 को जब इसमें गुणा करोगे तो यही आएगा ई इंटू डी ए। तो जब कॉस थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तब विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम प्राप्त होगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे अर्थात पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, तब फ्लक्स का मान 0 प्राप्त होगा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए, और कॉस यहाँ थीटा की जगह पे 90 अंश रखेंगे तो कॉस 90 अंश का मान जो होता है वो होता है 0। तो यहाँ पर इसको अगर 0 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो पूरा का पूरा मान 0 हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पर एक पॉइंट भी आपको लिखना है। पॉइंट ये है, बहुत बार पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 0 अंश होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम प्राप्त होता है। थीटा बराबर 0 अंश पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम प्राप्त होगा। इसके बाद इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक भी कैसे निकालेंगे। मात्रक फार्मूला आपका क्या होता है, फाई बराबर ई इंटू ए। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, और ए मतलब होता है एरिया या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बटे में है कूलाम तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बटे में कूलाम लिख सकते हैं। इसके बाद विद्युत फ्लक्स की बीमा के बारे में जानते हैं। तो इसका बीमा जो हो जाएगा यम यल का क्यूब टी का पावर -3 ए की पावर -1, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, यम यल का क्यूब टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये इसका बीमा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके आगे। तो इसके बाद हम जानते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में आपको क्या क्या जानना है। गॉस की प्रमेय में सबसे पहले आपका वो डिफिनेशन, यहाँ पे डिफिनेशन बता रहे हैं, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें इसका डेरिवेशन बताएंगे। तो गॉस की प्रमेय का डिफिनेशन क्या होगा, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/Q0 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या कह रहा है कि कोई बंद पृष्ठ होगा और जिससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, मतलब आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय का डिफिनेशन है, यही आपको लिखना ही है। इसके बाद मान लिया किसी बंद पृष्ठ ए से, कोई पृष्ठ जो होगा ए से घिरा कुल आवेश क्यों है, तो बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं कोई पृष्ठ जो होगा हमारा पूरा का पूरा उसका क्षेत्रफल ए होगा और उस पर कुल आवेश कितना है क्यों, तो पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा जैसे डिफिनेशन में लिखा था, क्या लिखा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो Q/एप्सिलॉन नॉट यही इसका जो होगा सूत्र हो जाएगा। गॉस की प्रमेय का यही निगमन हमें पढ़ना है, आगे की वीडियो में इसका निगमन ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद 2-3 चीज़ें और भी जान जाओ। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला डिफिनेशन क्या है कि जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश कहाँ पर, एक रेखा पर, बस एक शब्द पकड़ना है। जब आवेश एक रेखा पर वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर में Q/L। इसके बाद आपका आता है पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। जब आवेश किसी पृष्ठ पर, देखो यहाँ पर पृष्ठ आवेश है ना, तो यहाँ पर पृष्ठ शब्द रहेगा। जब आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा आता आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा ρ बराबर Q/V। तो तीनों में सिर्फ शब्द का अंतर है, इसमें आयतन है तो आवेश किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित होगा, और दूसरे वाले में पृष्ठ था तो
आवेश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होगा, और इसमें रेखीय आवेश घनत्व है पहले वाले में, तो इसमें किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित होगा। और ये तीनों का रोल जब हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में इन सब का यूज़ बहुत होगा, इस कारण मैंने इसको बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो होगा वो गॉस की प्रमेय का निगमन होगा, और आप उसको देखना मत भूलें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।